नमस्ते, सदावत सलाम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों लगातार आतंकी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ। ऐसे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के विभागों को एंटी ड्रोन क्षमताओं से लैस किया जाएगा, यानी कि ड्रोन विरोधी क्षमताओं से लैस किया जाएगा। ये फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से आया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इसी महीने की शुरुआत में पुलिस संगठनों को ड्रोन से निपटने के लिए प्रशिक्षण और अन्य सहायता प्रदान करने का काम सौंपा गया था। आपको बता दें कि सशस्त्र बल यानी कि सेना, वायुसेना और नौसेना अपनी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए काउंटर ड्रोन सिस्टम को खरीद रही है। दोस्तों पाकिस्तान चिनाब नदी पर भारत के प्रोजेक्ट से बौखला गया है। दरअसल पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर की यात्रा और चिनाब नदी पर रतले और क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए आधारशिला रखने पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान का दावा है कि ये सिंधु जल संधि का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की परियोजना और उसी नदी पर 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस तरीके का गलत कदम नहीं उठा सकता। 1960 के दशक में एक और गलती हो गई थी भारत से और विश्व बैंक यहाँ पर बीच में आया, जिसने 1960 में मध्यस्थता की सिंधु जल संधि पर दोनों देशों से हस्ताक्षर करवा लिए और भारत अब धीरे धीरे अपने ट्रैक पर वापस आ रहा है। पाकिस्तानियों को सिर्फ जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाएगा, बाकी पानी हमारे देश की जनता इस्तेमाल करेगी और इन सफोलों को दूध पिलाने का मतलब या फिर पानी पिलाने का मतलब यह है कि ये हमको वापस डसेंगे। दोस्तों एक बड़ी अपडेट भारत के रक्षा खर्च को लेकर आ रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने दुनिया की प्रमुख सेनाओं के सालाना खर्चे पर एक रिपोर्ट जारी की है। उनके मुताबिक विश्व सेना खर्च 2021 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अब तक का सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। सबसे ज्यादा सैन्य खर्चे के मामले में अमेरिका टॉप पर है और इसके बाद चीन और तीसरे नंबर पर आता है भारत। दोस्तों बात करें भारत की तो 4 साल पहले यानी कि 2018 में भारत की पोजीशन 5वें नंबर पर थी। तब भारत का कुल सैन्य खर्च 66 यानी कि 66.5 बिलियन डॉलर का था, यानी कि 2021 तक इस खर्च में 10.1 बिलियन डॉलर यानी कि 7.74 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। भारत का सैन्य खर्च पिछले साल 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सरकार ने 2020 की तुलना में 0.9% की बढ़ोतरी की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव और सीमा विवाद के चलते सैन्य बजट बढ़ाया। भारत का 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 5.87 लाख करोड़ रुपए का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा भारत अब अपने स्वदेशी हथियार उद्योगों को मजबूत कर रहा है और सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए भारत ने अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की टक्कर में भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में त्रिपक्षीय विकास निगम यानी कि टीडीसी फंड नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके तहत भारत प्रशांत क्षेत्र और अन्य भौगोलिक क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए निजी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिसमें सरकार उनकी मदद करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च किया, जो टीडीसी फंड के लिए एक खाके के तौर पर काम करेगा। दोस्तों टीडीसी फंड यानी कि त्रिपक्षीय विकास निगम, जिसमें कि जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देश जो भारत के साथ विकास और इनोवेशन के क्षेत्र में साझेदारी करना चाहते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में भारत के योगदान को टीडीसी फंड के जरिए चैनलाइज किया जाएगा। देख रहे दोस्तों कहां से कहां कनेक्शन भारत बैठा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि शुरुआत में जीआईपी यानी कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप अफ्रीका, एशिया और इंडो पैसिफिक में स्थित विकासशील देशों में भारतीय एंटरप्राइजेस की ओर से विकसित किए गए इनोवेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बता दें कि भारत और ब्रिटेन ने जीआईपी के अलग अलग घटकों को लागू करने के लिए 14 सालों में 75 मिलियन पाउंड को फाइनेंस करने पर भी सहमति व्यक्त की है। जीआईपी के तहत लॉन्ग टर्म पूंजी निवेश के लिए एक नया जीआईपी फंड स्थापित किया जाएगा। भारतीय इनोवेशन का समर्थन करने के लिए बाजारों को अतिरिक्त 100 मिलियन पाउंड का भी लाभ दिया जाएगा। दोस्तों बोइंग भारतीय सेना को अपने 60 AS-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पेशकश कर रहा है। बोइंग को लगता है कि भारतीय सेना को करीबन 60 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत अपनी पावर को बैलेंस कर सके। बता दें कि भारत ने 6 और यूनिटों के ऑर्डर तो दे रखे हैं और खुद भारतीय वायुसेना 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल को एक बड़ी कामयाबी मिली है जब उन्होंने एक संयुक्त अभियान के तहत पाकिस्तानी नाव को अरब सागर में करीबन 300 करोड़ की हेरोइन ले जाते हुए पकड़ा।
भारतीय तटरक्षक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार एक संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल ने नाव के नौचालक दल के साथ पाकिस्तान की नाव अल हज को अरब सागर के भारतीय क्षेत्र में करीबन 280 करोड़ रुपए की हेरोइन ले जाते हुए पकड़ लिया। गुजरात एटीएस की टीम तटरक्षक बल के साथ इस ज्वाइंट ऑपरेशन में थी। दोस्तों, एएमसीए के प्रोग्राम चीफ ने कहा कि भारत आज से कुछ साल पहले रशिया के साथ FGFA प्रोग्राम में पूरी तरीके से शामिल होना चाहता था, जिसके तहत दोनों देश मिलकर Su-57 को बनाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, रशिया ने भारत के साथ कंप्यूटर सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस कंप्यूटर कोड के जरिए भारत भविष्य में Su-57 में अपने स्वदेशी अपडेट कर सकता था, लेकिन रशिया ने इसके लिए मना कर दिया। बता दें कि Su-57 की कई तरीके की कमियां हैं, उसमें सबसे बड़ी कमी तो स्टेल्थ फीचर की है। इसके अलावा इसे बनाने वाली सुखोई इसके स्टेल्थ फीचर पर ध्यान देने के बजाय इसकी मैन्युअलिटी पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन इन सब में भी वो फेल हुई है। एएमसीए के प्रोग्राम चीफ ने कहा कि भारत का स्वदेशी एएमसीए इंडियन एयरफोर्स की हर जरूरत को पूरा करेगा और ये फाइटर जेट किफायती और सस्ता भी होगा। दोस्तों, अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना ने कुछ की संख्या में इजरायली स्पाइक LR-2 जो कि 5th जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, उनकी खरीद की है। साथ ही इनके लॉन्चर्स को भी शामिल किया है। बता दें कि ये 5.5 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को इंगेज कर सकती है। साथ ही इजरायली स्पाइक LR-2 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर मिलती है और इसका जो सीकर फीचर है वो दुश्मन के टारगेट को बेहतर तरीके से ट्रेस कर सकता है। साथ ही ये दुश्मन के टारगेट को लॉक कर देता है एक्सट्रीम कंडीशन में भी। इसके अलावा इसका सबसे खास फीचर ये है कि इसे मिड फ्लाइट के दौरान मिशन पर हमला करने से रोका जा सकता है। दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशन को लेकर। बता दें कि अगस्त 2021 में भारत ने इजराइल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें कि एल्बिट सिस्टम और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी शामिल थे। इन्होंने करीबन 100 स्काई स्ट्राइकर टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भारतीय सेना को डिलीवर किया है। बता दें कि स्काई स्ट्राइकर की रेंज 100 किलोमीटर है और ये अपने टारगेट को 2 घंटे तक लगातार ट्रैक कर सकती है और ये 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। दोस्तों, हाल ही में HAL के द्वारा भारतीय कंपनियों को एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है, जिसके तहत वे स्वदेशी रूप से अलग अलग स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे सुखोई 30 MKI के लिए, वो भी मेक टू कैटेगरी के तहत। बता दें कि अब भारत रशियन AL-31 FP इंजन जो कि सुखोई 30 MKI को पावर देता है, उसके स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि HAL ने पहले ही रशियन रोसबोरन एक्सपोर्ट के साथ एक MOU पर साइन किया था, जिसमें कि MiG-29 और Su-30 फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स और इंजन की एसेसरीज को भारत अपने फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। बता दें कि जिस तरीके से टाटा एयरबस पार्टनरशिप के तहत C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में बनाया जाना है, ठीक उसी तरीके से भारतीय वायुसेना के लिए 114 MRFA जेट्स तैयार किए जाएंगे और भारतीय वायुसेना अब 114 MRFA जेट के लिए भी ऐसे ही बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया मॉडल के तहत ही आगे बढ़ेगी, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल की तुलना में काफी आसान और एक अच्छा विकल्प भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया मॉडल के तहत जल्द ही भारत को फाइटर जेट्स मिलेंगे और इंडियन एयरफोर्स ने इस बारे में करीबन 4 अलग अलग विकल्पों पर विचार किया था, जिसके बाद MRFA के लिए भारतीय वायुसेना को बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया मॉडल ही सबसे बेहतर लगा। तो दोस्तों, ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।